Dear viewers, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़रा नाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फ़रा। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बायोस्टैटिक का यूनिट नंबर 2 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर की निस्बत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि इस चैप्टर में से भी MCQs आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते, कभी कभार MCQs आते हैं और 2 या 3 आते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इस चैप्टर के लास्ट पे हम जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जो इस चैप्टर के लास्ट पे हम लोग गेन करेंगे, वो ये है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द फॉलोइंग। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है और पर्पस क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, टेबल और उसके पार्ट्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर्पस ऑफ हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट, ट्री है, मतलब ये हमें पता होना चाहिए। ये जो सारे हमारे पास ग्राफ हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है वो हिस्टोग्राम के बारे में होता है, ठीक है। बाकी लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा है। जो पेपर बनाते हैं, जो एग्जामिनेशन वाले होते हैं, उनका कोई पता नहीं होता कि वो कभी फजूल सी चीज़ भी उठा कर दे दें। ज़रूरी नहीं है, मतलब जो जितने भी पास्ट पेपर गुजर चुके हैं उनमें ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, लेकिन कोई पता नहीं है कि वो नेक्स्ट कोई और नया पेपर बनाए तो उसमें इस चीज़ को भी वो ले लें। लेकिन आपने हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। तो डाटा ऑर्गेनाइजिंग, जैसे इसके नेम से ही शो हो रहा है कि डाटा ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है। डाटा ऑर्गेनाइज, इसके नाम से ही शो है डाटा ऑर्गेनाइज करना। मतलब ये कि डाटा हमारे पास है उसको हमने तरतीब से रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें कि जो कोई भी डाटा है, जैसे हमारे पास है पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 22 है, फिर 21 है, और ये है हमारे पास। इस तरह डाटा है डिफरेंट क्वांटिटी में, मतलब डिफरेंट तरतीब में दिया हुआ है, ठीक है। हमने उसको बड़े से छोटे की जानिब, ये छोटे से हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, मतलब एक तरतीब दे देंगे, तो उसको कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजिंग। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ये देखें कि डाटा ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द एलिमेंट्स और कंपोनेंट इन अ सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट मैनर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। ये इसकी डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन के। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अरेंज करते हैं और स्ट्रक्चर देते हैं और सिस्टमेटिक और एफिशिएंट मैनर में, ताकि हम अपने स्पेसिफिक गोल या पर्पस तक पहुंच सकें। इसमें आगे उन्होंने बताया है कि इट इन्वॉल्व्स टास्क सच एज कैटेगरीज। इसमें टास्क होते हैं जैसा कि कैटेगराइज, प्रायोरिटाइज एंड रिसोर्सेज पीपल टू इन्फॉर्म स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड अचीव डिजायर्ड आउटकम के, ताकि वो जो उनके आउटकम्स हैं, जो उनके रिजल्ट्स हैं, जो उन्होंने सोचे हुए होते हैं, उस तक पहुंचने के लिए जो सारा काम करते हैं, जो हम स्टेप्स लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, डाटा ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन एंड इट इज़ क्रूशियल बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। पर्सनल के लिए भी और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट दोनों के लिए डाटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें वेरियस फॉर्म में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल है, हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, स्टेम एंड लीफ है, बॉक्स प्लॉट है। ये सारे आपको पता होना चाहिए कि इनकी डेफिनेशन क्या है और ये कौन कौन से डाटा में यूज़ होते हैं, ठीक है। टेबल एंड इट्स कंपोनेंट। टेबल हमारे पास जो एक हम जब कोई भी डाटा को हम इकट्ठा करते हैं तो वो हम एक टेबल बनाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे 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 करके और ऐसे ऐसे, यहाँ पे हम उसका टाइटल दे देते हैं, ऐसे आता है, ऐसे इसमें ऐसे लाइनें होती हैं, यहाँ पे एक डाटा होता है कि यहाँ पे एक हम टेबल बनाते हैं। उसकी बात कर रहे हैं टेबल और उसके कंपोनेंट के बारे में। वो कहते हैं कि टेबल क्या होता है। टेबल इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ रोज एंड टिपिकली एंड कॉलम्स के, और ये जो सीधी मतलब होती हैं उनको रोज़ कहते हैं और जो ऊपर से आते हैं उनको कॉलम्स कहते हैं। टिपिकली यूज टू डिस्प्ले एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर मैनर। तो एक क्लियर और स्ट्रक्चर मैनर में डाटा को रखने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। टेबल के जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है कि सीरियल नंबर, इजी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जब कोई भी हमारे पास टेबल आता है जो एग्ज़ाम्स में या हमारी किसी बुक में, तो लिखा आपने देखा होगा कि लिखा होता है 14.5 टेबल, 14.5 टेबल 1.5 टेबल 1.2। तो एक नंबर दिया हुआ होता है। तो ये उसकी बात करें कि एक सीरियल नंबर होता है ताकि हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये किस टेबल की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद टाइटल होता है। जो टेबल बना होता है उसको ऐसे टेबल होता है, ठीक है, टेबल ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसके ऊपर लिखा होता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये इसका जो होता है ये इसका टाइटल होता है। टाइटल जो होता है उन्होंने कहा कि क्या होता है कि ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मस्ट आंसर द क्वेश्चन। के जो क्वेश्चन हमारे होते हैं 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस के वो जवाब देता हो, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन।
टाइटल, ये आपने MCQs के लिए ये बात याद रखनी है कि जो टाइटल होता है वो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और वो खुद एक्सप्लेन कर रहा हो और वो 4 चीज़ों के जवाब दे, किस किस की, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, 4 चीज़ों के वो जवाब हमें दे, तो वो क्या होता है, टाइटल होता है। उसके बाद नंबर एंड टाइटल मस्ट बी नोटेड अबव अ टेबल। नंबर्स या और जो टाइटल होता है वो टेबल के अबव होता है। कैप्शन और स्टब जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे ऐसे टेबल होता है हमारे पास, ये टेबल है, ठीक है, टेबल बन गया हमारे पास। ये जो लेफ़्ट साइड पे होता है ना, ये वाला जो पहले वाला होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टब, ठीक है। और इट्स हेडिंग, और इसकी जो हेडिंग होती है इसको हम स्टब कहते हैं। कैप्शन, जो बाकी ये सारे कॉलम बचते हैं ना हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, अदर कॉलम्स एंड देयर हेडिंग्स को हम कैप्शन कहते हैं। एवरेज टोटल एट द बॉटम, मतलब जो उसकी एंड पे हम उसके फुट नोट्स लिखते हैं और जो हम लिखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि ये हमने डाटा कहाँ से लिया और क्या है, ये सारा कुछ हम फुट नोट्स में लिखते हैं लास्ट पे बिल्कुल। एज इन द ईयर्स ऑन द लास्ट बर्थडे, सोर्सेज ऑफ डाटा है, मतलब हम डाटा कहाँ से हमने लिया, इकोनॉमिक सर्वे किया 2001 में, 2000, ये सारा कुछ हम फुट नोट्स में लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं। रोज़ जो होती हैं ये हॉरिजेंटल डिवीजन्स ऑफ द होती हैं टेबल की, जो इस तरह लाइनें होती हैं, इसको रोज़ कहते हैं। और ईच रो रिप्रेजेंट अ सेपरेट रिकॉर्ड, हर रो में एक सेपरेट, वो कहते हैं, एक डाटा होता है, हर एक में डिफरेंट टिपिकल टेबल रोज़ एंड नंबर सिक्वेंटली, आईडी यूनिक लेबल, वो आइडेंटिफाई यूनिक टेबल लेबल्स होते हैं। कॉलम्स होती हैं ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऐसे इसको वर्टिकल लाइंस कहते हैं। कॉलम्स होती हैं, हर कॉलम एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, हर रो में जैसे अलग एक डाटा दिया होता है, इसी तरह कॉलम में भी एक अलग डाटा दिया होता है। कॉलम्स आर यूजुअली लेबल्ड हेडर्स एंड इंडिकेटर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन, तो इसमें जो जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने दी होती है तो उसकी हेडिंग में वो चीज़ लिखी हुई होती है। आगे जो हेडर रो जो होती है, द हेडर रो इज़ द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल, जो फर्स्ट रो होती है टेबल की उसको क्या कहते हैं, उसको हेडर रो कहते हैं। एंड कंटेन लेबल्स एंड नेम्स ऑफ ईच कॉलम, इसमें हर एक के नेम होते हैं। जैसे हम टेबल बनाते हैं ना, ऐसे टेबल हमारे पास बना हुआ होता है, ये टेबल बना हुआ होता है, तो इसमें हम लिखते हैं कि जी हम इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर, इसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, इसमें लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो वो कहते हैं फर्स्ट वाली जो रो होती है उसको हेडर रो कहते हैं, ये वाली जो फर्स्ट वाली बनी है। और इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम सारे नेम्स लिखते हैं, लेबल्स लिखते हैं हर कॉलम का, कि इस कॉलम में हम क्या चीज़ लिखेंगे। इट प्रूव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डाटा इन द टेबल एंड हेल्प्स द यूज़र टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ ईच कॉलम, इससे मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट से ही हमें पता चल जाता है कि नीचे वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है। डाटा सेल क्या होता है, डाटा सेल आर द इंडिविजुअल इंटरसेक्शंस ऑफ द रो एंड कॉलम्स वेयर द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज़ प्लेस्ड। डाटा सेल किसको कहते हैं, जब हम इस तरह कॉलम बनाते हैं, इस तरह ये रोज़ और कॉलम जब मिलते हैं तो ये जो एक बॉक्स बनता है, इसको वो बात करें, इसको डाटा सेल कहते हैं। इसमें हम एक्चुअल डाटा को लिखते हैं। ई सेल कंटेन अ स्पेसिफिक डाटा पॉइंट, हर एक में एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ होता है और डाटा लिखा होता है, इज़ रिलेटेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, जो कॉलम या रो से रिलेटेड होता है। बॉर्डर और ग्रिड लाइन क्या होती है, बॉर्डर एंड ग्रिड लाइन्स आर दैट आर विजुअली सेपरेट द रोज एंड कॉलम मेकिंग इट ईजियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रीड, जो इनके दरमियान लाइनें होती हैं जो इनको डिस्टिंग्विश करती हैं, रोज़ और कॉलम्स को अलग करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बॉर्डर और ग्रिडल कहते हैं। ये आगे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ये देखें कि सबसे ऊपर जो है वो ये स्टब है लेफ़्ट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम था उसको उन्होंने कह दिया कि ये जी स्टब है, ये देखें ये पूरे को उन्होंने स्टब कह दिया। फुट नोट जो हैं वो लास्ट पे लिखे होते हैं, इसके अलावा बाकी का जो सारा एरिया है ये कैप्शन हो गया, ठीक है। ये देखें ये सारा उन्होंने डाटा को आइडेंटिफाई किया हुआ है, उन्होंने डाटा एक लिख के दिखाया हुआ है। हाउ टू मेक अ टेबल, टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उन्होंने हमें जैसे दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन फैमिलीज़ n इज़ इक्वल टू 30, फिर आगे उन्होंने n पूरे मतलब 30 पूरे करके दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी जो टेबल बनाना है हमने, तो हमने n किया, फिर इनको तरतीब दी, सारे नंबर जो दिए हुए थे हमें उल्ट पुल्ट दिए हुए थे, इसको हमने एक ख़ास तरतीब से अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। स्टेप 1 टेबल का यही है। स्टेप 2 में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रा कर लिया। फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह ड्रा करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है, उसमें हम 0 1 2 3 जितने चिल्ड्रन 8 तक लिख लेंगे। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये लिख देंगे। ये जब टोटल हमें पता है n जो है वो टोटल तादाद जो है वो 30 है, ठीक है। तो 0 हमने देखा कितनी दफ़ा आया हुआ है, 0 2 दफ़ा आया। फ्रीक्वेंसी है कि कोई अदद जो है, कोई मिकदार जो है हमारे पास कितनी दफ़ा आई हुई है, तो 0 जो है वो डाटा में 2 दफ़ा आया हुआ है, 1 जो है वो 3 दफ़ा आया हुआ है, 2 जो है वो 5 दफ़ा आया हुआ है, 3 जो है वो 5 दफ़ा आया है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है,
कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। मतलब n हमारे पास 30 है ना, तो हमने हमारी जो फ्रीक्वेंसी निकली है उसको हम डिवाइड कर देंगे, उस पर 2/30 आ जाएगा, 3/30, मतलब इसी तरह आगे सो ऑन चलता रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है हमारे पास। और ये देखें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। फिर 2 + 3 कितने हो गए 5, फिर 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, मतलब इस तरह आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। आपको मेरी बात की शायद समझ ना आई हो, मैं आपको दोबारा से इसको ब्रीफ करके बताती हूँ। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकली हुई है ना, देखें इसमें पहले वाले को हमने 2 को ऐसे ही उठा के यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद 3 है, 2 और 3 है ना, 2 + 3 = 5, अगले में 5 आएगा, ठीक है। 5 को फिर हमने प्लस करना है, अगला डिजिट क्या है 5 से, 5 + 5 = 10। फिर अगला डिजिट क्या है कि 10 आ गया, 10 + 5 को 15, 15 प्लस आगे, मतलब इसी तरह डिजिट्स को प्लस करते जाना। फिर आगे क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली हुई होती है ना 2/30, वो उसमें हमने इसको बस डिवीजन फॉर्म में लिखा है, इसमें इसको हमने डिवाइड करके इसको पॉइंट्स में इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। वो कहते हैं कि डायग्राम जो हम बनाते हैं, हम जो ये टेबल बनाते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, इसका फ़ायदा क्या होता है हमें। सबसे पहले तो ये अट्रैक्टिव लगता है देखने में, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हमें डाटा की इजीली समझ आ रही है। हैव एफिशिएंट इंप्रेशन, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है देखने वाले पे। इंटेलिजिबल होता है, रेडिली इंटेलिजिबल। और फैसिलिटेट कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि बॉक्सेस में हमें वो सारा डाटा जो दे देते हैं। लिमिटेशन ऑफ डायग्राम के जैसे कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी होंगे। तो इसके नुकसानात क्या हैं, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स देता है, इसके रिजल्ट्स इतने वैलिड वो कह रहे हैं कि नहीं होते, ये मतलब मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट ही देता है। नीड्स टेक्निकल हैंड्स टू कंस्ट्रक्शन, हर बंदा टेबल नहीं बना सकता, इसके लिए टेक्निकल हैंड्स की ज़रूरत होती है, एक अच्छे बंदे की और एक अच्छे स्किलफुल बंदे की ज़रूरत होती है जो कि इस टेबल को बना सके। हर बंदा ये टेबल नहीं बना सकता, इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद है जी बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ को हम बार चार्ट भी कहते हैं, इज़ आल्सो नोन एज, इसका MCQs याद कर लें, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of data using rectangular bars and columns varying length show the value of different categories और group। वो कहते हैं कि ये बार चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें डाटा को हम रेक्टेंगल्स या बार्स में शो करते हैं। ये इस तरह करते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह बार होता है, ठीक है, इसमें इस तरह के बार्स बने होते हैं, इसको वो कहते हैं बार चार्ट। तो वही कहते हैं कि इस तरह की रेक्टेंगुलर जो होते हैं वो बार्स बने होते हैं और जो वैल्यूज़ को शो करते हैं। हेयर इट वर्क्स एंड सम कॉमन यूजेस, इसके कुछ जो वर्क्स हैं वो ये हैं। कंपोनेंट ऑफ बार चार्ट्स, एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये वाली लाइन है ना, इसकी एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन है ये इसकी वाई एक्सिस है। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द कैटेगरीज और ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड। तो वो यही बात, पेंसिल का कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको इजीली हो जाए। ये जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको क्या कहते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, और इसमें हम कैटेगरीज और ग्रुप जिसको हमने कंपेयर करना होता है वो लिखते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस आगे देखें, अगली स्लाइड में देखें, वो वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं कि वाई एक्सिस क्या होता है, ये वर्टिकल एक्सिस होता है। जो दूसरी लाइन मैंने आपको बताई ना, एक मैंने ऐसे है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स रेक्टेंगुलर बार्स आर ड्रॉन ईच कैटेगरी, हर के लिए रेक्टेंगुलर हम एक बार ड्रा करते हैं। हाइट एंड लेंथ ऑफ ईच बार प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ, मतलब जो वैल्यू होती है उसके मुताबिक ही वो बार बनता है। लेबल्स आर यूज टू प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच बार, हर बार की वो वैल्यू। ये आगे बार चार्ट की उन्होंने ये हमारे पास एक पिक्चर दे दिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बार चार्ट को, ट्रेंड्स एंड चेंजेस के लिए, रैंकिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सर्वे रिजल्ट्स के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि किस में हम बार चार्ट यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो इसके नाम से शो हो रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी के लिए एक टेबल बनता है, ठीक है। पोली का मतलब बहुत, गोन का मतलब होता है कोने, इसके बहुत सारे कोने होते हैं। पहले इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं ना, मैं आपको पहले बताऊं, इसमें ऐसे चार्ट होता है ना,
इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं ना, जैसे एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें हम डॉट लगाते रहते हैं कि मेल इतने हैं, अच्छा फीमेल इतने हैं, इसका इसके साथ कंपैरिजन इतना है, इसे मतलब हम डॉट सारे डाटा में लगाते रहते हैं। एंड पे हम क्या करते हैं कि इन डॉट्स को आपस में मिला देते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये पॉलीगॉन है, मतलब इसके ज़्यादा से कोने हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट इज़ डिस्प्लेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ बाय कनेक्टिंग द डाटा पॉइंट, मतलब डाटा पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन या सेगमेंट्स के जरिए से, उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इट इज़ ऑफन स्टिक्स and data analysis to visualize the frequency and occurrence of the data points within a specific range or category। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की उन्होंने पिक्चर बना के दे दिया। ये देखें, एक डाटा था, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट करके फिर उसके ये मल्टीपल ये बना दिए हैं, पॉलीगॉन इसको कहते हैं। तो इसको ये पॉलीगॉन की एग्जांपल है। फ्रीक्वेंसी टेबल कंटिन्यूस, पहले हमने जो हमारे पास एक डाटा था वो कंटिन्यूस नहीं था, डिस्क्रीट डाटा का हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था। तो अब वो कहते हैं कि जब हमारे पास कंटिन्यूस डाटा होगा, ठीक है, तो उसका हम कैसे बनाएंगे। इसमें भी उन्होंने ये देखें कहा कि पेशेंट की एज जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, N30 है। फिर आगे उन्होंने ये डाटा दे दिया बहुत ज़्यादा सारा। सहारे में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि हम उसकी रेंज निकालेंगे, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है, बड़ा वो इतना ज़्यादा डाटा है, हम सबको नहीं लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसकी रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने का फार्मूला ये लिखा हुआ है। वैसे आप सबको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको रेंज कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू से मुराद है कि ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है ना सारा, इसमें सबसे बड़ा जो है ना उसमें से सबसे छोटा जो है, जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटे को माइनस कर देना। तो ये सारा डाटा दिया हुआ है। इसमें देखें सबसे बड़ा हमारे पास 71 है और सबसे छोटा हमारे पास 32 है। 71 में से 32 को माइनस करेंगे तो 39 हमारे पास इसकी रेंज निकल आएगी। क्लास इंटरवल इक्वल्स नॉन ऑफ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जब से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेन एमसीक्यूज ये है कि क्लास इंटरवल जो होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए और नॉन ओवरलैपिंग सेट्स होनी चाहिए। कि जो हम डेट फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लासेस बनाते हैं ना, इंटरवल्स बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 से 7 तक, 7 से 12 तक, 12 मतलब ये सारा जो है ना ये इक्वल होनी चाहिए। हर एक ये नहीं है कि एक क्लास हमने बनाई है उसमें डाटा हमने ज़्यादा रख दिया, दूसरी बनाई है उसमें डाटा कम रख दिया, ऐसे नहीं होता। इसमें जितनी भी हम क्लासेस बनाते हैं ना सब में डाटा इक्वल होना चाहिए और नॉन ओवरलैपिंग, मतलब एक डाटा जो पहले में हमने दे दिया वो दूसरे के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये मेन एमसीक्यूज़ है, ये आपने अच्छे से याद करना है। नंबर ऑफ़ इंटरवल, ये भी एक अगला भी एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। एक तो रेंज का फार्मूला हमें आना चाहिए, क्लास इंटरवल जो है इक्वल होनी चाहिए और नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और जो नंबर ऑफ़ इंटरवल है वो हमने किस तरह लेने हैं कि वो नंबर ऑफ़ इंटरवल 5 से 15 तक होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये भी आपने अच्छे से याद करना है। विथ ऑफ इंटरवल कैन बी टेकन अकॉर्डिंग टू द मेडिकल और स्टेटिस्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएबल, मतलब हम उसको जो इंटरवल है उसकी विथ को हम मेडिकल या जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसके मुताबिक लेंगे। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल बाय एज फॉलोज, हम क्लास इंटरवल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स को हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास रेंज होगी उसको डिवाइड कर देंगे विथ पे, ठीक है। हमारे पास रेंज है 39 निकली हुई है और विथ जो है मतलब पहले जो है 5 है, 39 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, नंबर ऑफ़ इंटरवल 8 आ जाएंगे। वी कैन कैलकुलेट द इंटरवल 8 इन द एग्जांपल। ये देखें, ये उन्होंने आगे एग्जांपल के साथ हमें समझाने की कोशिश की है। ये क्लास लिमिट, ये क्लास इंटरवल है, ये 32 से 37, 37 से 42, 42, ये हर एक के दरमियान में ये देखें डाटा सेम है और नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे हमने पहले निकाली थी उसी तरह निकाल के ये सारा डाटा उन्होंने ऐसे ही हमारे पास रिप्रेजेंट कर दिया। हिस्टोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम में से एमसीक्यूज आते होते हैं पेपर में, जो 1-2 आता है इस चैप्टर में, वो जो ऊपर वाली स्लाइड है वहाँ से या हिस्टोग्राम में से आता है। हिस्टोग्राम ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डाटा को डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ डाटा पॉइंट्स विद इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल और बिन्स अलॉन्ग विद कंटिन्यूस रेंज, तो ये कंटिन्यूस रेंज में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोग्राम आर कॉमनली यूज टू विजुलाइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी शेप और उसकी सेंट्रल टेंडेंसी और उसकी वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं। हिस्टोग्राम बहुत यूज़फुल है और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, मीन, मोड, मीडियन, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ आउटलियर एंड और अनयूजुअल डाटा पॉइंट्स। आउटलियर जो होता है वो अनयूजुअल डाटा पॉइंट्स को उसको भी कहते हैं आउटलियर को, ठीक है। असेसिंग द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन वेदर इट इज़ सिमेट्रिक
और स्क्वीड कंपेयरिंग डिफरेंट डाटा सेट्स फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये होता है फ्रीक्वेंसी। ये देखें, ये ऐसे ही है, पहले इसमें ये बार्स बनते हैं, ठीक है। बार्स बनने के बाद हम ये इसके ऊपर लाइन लगा के इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे डाटा आता है, मतलब जो आउटसाइड पे आता है, अनयूजुअल डाटा होता है, उसको आउटलियर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मीन, मोड, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए और आउटलियर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट जो है आपने अक्सर देखा होगा, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने क्लिनिकल में काम किया है, तो वो एक जो पेशेंट प्रेग्नेंट होती हैं उनकी ईडीटी निकालने के लिए और जो एलएमपी है उसको रख के वो सारा कुछ डाटा शाटा इकट्ठा करने के लिए ना एक चार्ट यूज़ होता है, जिसको घुमा के ना वो उस डेट पे ले आते हैं, फिर एलएमपी से उनकी ईडीटी निकल आती है। तो ये उसी तरह का एक चार्ट है, पाई चार्ट है, ये इसकी एग्जांपल है। ये एक सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर ग्राफ होता है जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इज़ अ सर्कुलर रिप्रेजेंट 100% ऑफ क्वांटिटी। द सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। जो सर्कल्स होते हैं उनको स्लाइसेस में, ये देखें, ये ग्रीन, रेड, ब्लू में ये स्लाइसेस में इसको डिवाइड किया होता है, ठीक है। एंड द सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस और शनेट पार्ट्स और परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड कंपोनेंट्स विद इन द होल। ईच स्लाइस और ऑफ अ पाई रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ अ डाटा पॉइंट एंड द साइज ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स। की आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है। ट्री एंड लीफ पैटर्न, ठीक है। ट्री एंड लीफ पैटर्न ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वी यूज़ इट टू शो डायरेक्टली क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं नंबर ऑफ डिवीजन में। ये आप देख लिया कि वो 5 से 15 इंटरवल होता है, बीच में एक वर्टिकल लाइन हम प्लॉट करते हैं। पुट द फर्स्ट डिजिट कैटेगरी ऑफ द लाइन्स ट्री में और सेकंड डिजिट जो होता है उसको वर्टिकल लाइन में हम करते हैं। तो ये इस तरह होता है, डाटा हमें दिया होता है, ठीक है। ये देखें, आगे इसकी एग्जांपल भी है, इसको मैं आपको आगे ही दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास पेशेंट दिया हुआ है, आगे उनकी एज दी हुई है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम एक जो फर्स्ट लेटर होता है ना, जैसे 32 है, 3 को हम एक जगह लिखेंगे, आगे 2, फिर ये देखें 3 वाले हमारे पास 3 है ना, पहले हम सबको एक साथ तरतीब देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 32 हमारे पास 2 हैं, मतलब 32 2 हैं, फिर 36 है, 40, 41, 42 सारा ये डाटा दिया हुआ है। तो 30 वाले है ना, 3 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी आगे 2 2 2 6 ये ऐसे लिख देंगे। 4 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, 4 के साथ फिर 0 है, 1 है, 2 है, 3 5 9 ये इस तरह। तो ये इस तरह हो जाएगा हमारी तरफ हमारे पास कि ये देखिए ये हमारे पास ट्री है और ये आगे उसके लीफ है, ठीक है। ये इसलिए इसको ट्री एंड लीफ बॉक्स कहते हैं, ठीक है। बॉक्स प्लॉट क्या होता है? बॉक्स प्लॉट एक वर्टिकल लाइन होती है, रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, रिप्रेजेंट द थर्ड क्वार्टर्स। ये आपने याद रखना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट द थर्ड क्वार्टाइल एंड दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड जॉइन दैम। फिर उसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। द पॉइंट मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स। तो सेंटर ऑफ द बॉक्स में ये इस तरह दिखता है, ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कोड्स वो कहते हैं, ये आगे उन्होंने कुछ MCQs दिए हुए हैं जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहीं से वो MCQs उठा लेते हैं। एज जो है वो एक कंटिन्यूस डाटा है। सेक्स मेल या फीमेल नॉमिनल डाटा है, ठीक है। ये उन्होंने ना एक MCQs फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि किसी की भी एज जो होगी वो MCQs में देंगे कि द एज ऑफ अ पेशेंट इज़ इतनी, तो ये कौन सा डाटा है, तो हम बताएंगे कि ये कंटिन्यूस डाटा है। सेक्स ऑफ एनी पर्सन जो होती है वो मेल या फिर फीमेल नॉमिनल डाटा है। स्टेटस लो, मिडल, हाई हमें पता है ये ऑर्डर में है तो ऑर्डिनल डाटा है। लेवल ऑफ एजुकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, मैट्रिक ये भी ऑर्डिनल डाटा है, एक तरतीब से चल रहा है ना, एक ऑर्डर में चल रहा है। ओपिनियन स्केल स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री ये भी ऑर्डिनल डाटा है, एक तरतीब के साथ चल रहा है। रीड न्यूज़ येस और नो ये नॉमिनल डाटा है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आप कुछ और समझना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली लिख सकते हैं, बिल्कुल फ्री होके। कोई आपको पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी कोई भी टॉपिक अपने जो आपको आप समझना चाहते हैं वो बता सकते हैं। और इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ का पता होना चाहिए कि ये कौन सा ग्राफ है और ये इसका क्या मकसद होता है। बाकी बेसिक डेफिनेशन जो हैं वो इतना डीप वो इसमें से नहीं लेते, इसमें सुपरफिशियल से MCQs आते हैं। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनों से ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने वालिदैन का ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।